Dear students, today we are going to start next chapter whose name is wave optics. In this very wave optics is framed from two words, wave and optics, right? Optics means light. It means that here we are going to study wave nature of light, right? So first of all we will study about nature of light. हम लोग सबसे पहले लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे. Many theories are given by different scientists. We will study about some of them. First theory is Descartes and Newton's corpuscular theory. This very theory was given by Mr. Descartes. यह जो थ्योरी जो मेनली दिया गया था डेस्कार्टेस के द्वारा, लेकिन ऑन पेन एंड पेपर पर जो है दिखाए यह थ्योरी को मिस्टर न्यूटन. दैट्स वाई मेनली इन डिफरेंट बुक्स this very theory is given in the honor of or in the name of Mr. Newton. But really, main contribution is of Mr. Descartes. That's why this very theory is known as Descartes and Newton's corpuscular theory. Question is this: what is this very corpuscular theory? Then according to these two scientists, इन दोनों साइंटिस्ट के अनुसार इन दोनों ने यह माना कि लाइट शोज पार्टिकल नेचर, लाइट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल, राइट. और उस पार्टिकल को इन्होंने एक नाम दिया. नेम ऑफ दैट वेरी पार्टिकल इज कार्पस्कल्स, एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन थ्योरी नोन एज कार्पस्कुलर थ्योरी, राइट. अकॉर्डिंग टू डिस्कार्टेस एंड न्यूटन, light shows particle nature, light behaves like particle, and name of the particle is corpuscles. This very particle is weightless particle. यह corpuscles जो होते हैं these are weightless, right. According to his theory, उन्होंने यह कहा light move in a straight line. Light moves in a straight line and casts shadow. It means that a method of, or you can say phenomenon of propagation of light along a rectilinear path along a straight line is known as rectilinear propagation. So you can say इन्होंने जो है rectilinear propagation of light को accept किया. इन्होंने कहा they move in a straight line and cast shadow, means if any obstacle comes in the path of light then it casts shadow, right. इन्होंने यह भी कहा light shows reflection and refraction. लाइट जो है यह दोनों फेनोमेना शो करता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. देन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस वेरी रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. तो उन्होंने जो रीजन बताया कि एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट कार्पस्कल्स एंड सरफेस ओवर विच इट इज गोइंग टू इंसिडेंट टेक्स प्लेस. उन्होंने रीजन बताया रिफ्लेक्शन का कि ये जो सभी लाइट हैं, मीन्स जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है, सिंपली वी यूज टू से कि जब किसी सरफेस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन होता है. इन्होंने क्या रीज़न दिया कि लाइट जब इंसिडेंट हो रहा है इट मीन दैट कार्पस्कल्स आर हिटिंग दी सरफेस, राइट. और जब सरफेस को हिट करता है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, एंड ड्यू टू दैट वेरी रिपल्सन पाथ ऑफ लाइट चेंजेज. तो उन्होंने यह कहा कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिपल्सन बिटवीन डिफरेंट कार्पस्कल्स एंड सरफेस, राइट. और रिफ्रैक्शन का जो इन्होंने रीज़न दिया, रिफ्रैक्शन में लाइट जो है रिफ्लेक्शन में जो है लाइट कमबैक हो जाता है, जैसे लगता है रिपेल किया है. इसके चलते उन्होंने कहा कि रिपल्सन बिटवीन कार्पस्कल्स एंड सरफेस टेक्स प्लेस.
बट इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट इंटर्स इनटू सेकेंड मीडियम, मीन्स जैसे लगता है अट्रैक्शन होता है, इसलिए उन्होंने यह कह दिया कि अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट कार्पस्कल्स एंड सरफेस टेक्स प्लेस, राइट। इन्होंने एक बात और कहा अपनी थ्योरी में, स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम। लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होता है, लाइट जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पास होता है, राइट, तो इसका स्पीड इंक्रीज करता है। दीज आर द डिफरेंट फैक्ट्स ऑफ दिस थ्योरी विच इज नोन एज Corpuscular's theory. Now come over drawback of this very theory. इन्होंने यह कहा स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, विच इज एब्सोल्युटली राइट, जो कि पूर्ण रूपेण गलत है। हम लोग यह जानते हैं, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम स्पीड डिक्रीजेज, मीन्स इनका रिजल्ट जो है जस्ट अपोजिट है। इट मीन दैट first drawback is this, right? Second drawback is this about region of reflection and refraction. उन्होंने यह कहा कि अगर किसी सरफेस पर अगर कार्पस्कल्स इंसिडेंट हो रहा है तो एक बार अट्रैक्शन होगा, एक बार रिपल्सन होगा, और एक बार उसी दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। वही लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो ये वन टाइम रिपल्सन इज टेकिंग प्लेस, मीन्स एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन रिपल्सन इज टेकिंग प्लेस, एंड एट द सेकेंड टाइम एट द टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन अट्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस। क्वेश्चन इज दिस कि हाउ इज इट पॉसिबल। सेकेंड ड्रॉबैक इज दिस, इन दोनों ड्रॉबैक के चलते जो है यह दोनों पॉइंट जो है इनका ड्रॉबैक हो गया। और आप यह पढ़े हैं कि जब किसी भी साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी में कुछ गलतियां आती है तो उस थ्योरी को फिर मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, उस थ्योरी को दूसरे साइंटिस्ट मॉडिफाई करते हैं। इट मीन दैट नाउ देयर इज नीड टू मॉडिफाई कार्पस्कुलर थ्योरी, राइट। तो कार्पस्कुलर थ्योरी को जो है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी को जो है मॉडिफाई करके एक दूसरे साइंटिस्ट जो है एक नया थ्योरी दिए, एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज हाइगन, एंड नेम ऑफ हिज थ्योरी इज हाइगन्स वेव थ्योरी। क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइगन्स वेव थ्योरी, राइट। अकॉर्डिंग टू हाइगन जस्ट अपोजिट, अभी जो है कार्पस्कुलर थ्योरी में हमने यह पढ़ा लाइट शोज पार्टिकल नेचर, बट अकॉर्डिंग टू हाइगन साहब ने कहा लाइट शोज वेव नेचर। लाइट जो है वेव नेचर को शो करता है, मीन्स लाइट मूव्स लाइक अ वेव, राइट। एंड उन्होंने यह भी कहा कि लाइट मूव्स इन अ मीडियम, मीन्स टू मूव लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयर इज नीड ऑफ अ मीडियम, देयर इज नीड ऑफ अ मीडियम, एंड नेम ऑफ दैट मीडियम इज, उस मीडियम का उन्होंने नाम दिया ईथर। और उन्होंने साथ साथ यह भी कहा दिस वेरी मीडियम इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इट मीन दैट टू मूव लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस देयर इज नीड ऑफ ए मीडियम, मीन्स लाइट मूव्स इन अ मीडियम, लाइट मूव्स ओनली इन अ मीडियम विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। Third point about his theory is ether medium is highly elastic medium. यह जो मीडियम है इसकी इलास्टिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, राइट। और एंड अबाउट स्पीड ऑफ लाइट उन्होंने एक थ्योरी दिया, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e बाय रो, c equal to a square root of E by rho, where E is elasticity of the medium, means elasticity of ether medium, and rho is density of the medium, means rho is density of ether medium, right। उन्होंने यह भी कहा लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्वेश्चन इज दिस कि हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहते हैं, तो देन वी यूज टू से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर सच टाइप ऑफ वेव्स इन विच ड्यूरिंग देयर प्रोपगेशन particles of the medium oscillates along the direction of propagation of wave,
लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसे वेव होते हैं जिसमें कि उसके प्रोपगेशन के समय जिस मीडियम में वो प्रोपगेट कर रहा है उसके मीडियम का पार्टिकल जिस डायरेक्शन में वेव जाता है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, राइट। नाउ कम ओवर हिज ड्रॉबैक। उन्होंने क्या क्या गलत बुझी, उनकी बातें कौन कौन सी गलत हो गई, उनके ड्रॉबैक्स क्या क्या हुए उनके थ्योरी के। तो उन्होंने कहा कि देयर इज मीडियम विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट, हुज इलास्टिसिटी इज वेरी वेरी लार्ज, राइट। अब जरा सा लिसन, वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ E by रो, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ E by रो। याद कीजिए क्लास 11th में आपने स्पीड ऑफ अ वेव में जो है स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक थ्योरी पढ़ा है, C इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय रो। आपने इसको पढ़ा है, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम लोग जान रहे हैं अगर, तो इस फॉर्मूला को सही करने के लिए उन्होंने यह कह दिया बिकॉज सी इज वेरी वेरी हाई, तो ये हाई तभी होगा जबकि ई मेरा अधिक होगा और रो मेरा कम होगा, राइट। तो उन्होंने यह कहा कि ईथर मीडियम हैज़ वेरी वेरी एंड एज सी इज वेरी वेरी लार्ज, इट मीन दैट ई शुड बी वेरी वेरी लार्ज and rho should be very very low, then and only then C will be very very large, right। But listen, यह खोजा जाने लगा कि is there any such type of medium whose elasticity is very very high and density is very very low। तो बात निकल करके आई there is no such type of medium available around us having very high elasticity एंड लो डेंसिटी। ऐसा कोई मीडियम हमारे सामने अवेलेबल है ही नहीं, हमारे सराउंडिंग में अवेलेबल है ही नहीं जिसका कि जो है इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा हो और डेंसिटी बहुत कम हो। इट मीन दैट जो उन्होंने ईथर मीडियम का कॉन्सेप्ट दिया कहीं ना कहीं यह गलत लग रहा था, यह गलत साबित हुआ, राइट। वन मोर थिंग, थोड़ा सा यहाँ पर एक ये लगता है क्योंकि लाइट एज वी नो लाइट प्रोपगेट्स इन ए मीडियम एज वेल एज इन वैक्यूम, और इस पूरे सराउंडिंग में हमारे सराउंडिंग में या तो कोई मीडियम है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर वैक्यूम है, राइट। तो इन्होंने यह कह दिया कि इसको मीडियम की ज़रूरत है, एक मीडियम की ज़रूरत है हुज नेम इज ईथर एंड इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। वैक्यूम में भी इस मीडियम को इन्होंने मान लिया, ये इनकी चालाकी थी, राइट। लेकिन प्रैक्टिकली सच टाइप ऑफ मीडियम इज नॉट available to us, not possible around us, right। And second drawback is his theory is unable to explain rectilinear propagation of light, means straight line propagation of light, right। इनकी थ्योरी स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाई, right। And one more drawback, according to him, light is transverse wave, but it is well known fact to be all people that according to him, light is longitudinal wave, but now we are knowing that light is transverse in nature, light transverse wave है, न कि longitudinal wave। It means that during propagation of light through a medium, particles of the medium oscillates perpendicular to the direction of propagation of wave। जब इनके भी ड्रॉबैक आ गए, then now there is need of another theory, and another theory is Maxwell's electromagnetic theory, which is given by Mr. Maxwell। According to him, देखिए ये भी अपनी कुछ चालाकी दिखाए हैं। इन्होंने क्या चालाकी दिखाया, इन्होंने भी वेव नेचर माना, राइट, लेकिन मीडियम वाला कॉन्सेप्ट हाइगन साहब का गलत हो गया। तो इन्होंने यह कहा डाला कि नो डाउट लाइट शोज वेव नेचर हैविंग नो नीड ऑफ मीडियम, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड
टू प्रोपागेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बड़े चालाक आदमी निकले ये तो है, उनकी थ्योरी को जो है बस एक लाइन में अपनी थ्योरी सही कर डाले जो है, क्योंकि उनका थ्योरी का ड्रॉबैक हो गया कि ईथर मीडियम पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने यह कहा डाला कि नो मीडियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोपागेट लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक हो गए। लाइट शोज फेनोमेना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइट शोज फेनोमेना कॉम्पटन इफेक्ट, बट ही थ्योरी इज unable to explain photoelectric effect and Compton effect. We have to study photoelectric effect in this very class 12th and Compton effect in graduation. Right? Question is this: what is photoelectric effect? Then simply we used to say कि when we put light over any surface, over a metallic surface, then emission of electrons takes place. Emission of electrons takes place. Really, this very photoelectric effect is framed from two words, photo plus electric. Means electric effect by the help of photo. Photo means light, and electric effect means you can say electric charge effect, means production of electric charge. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब किसी मेटालिक सरफेस पर लाइट इमिट कर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है, एंड दिस वेरी फेनोमेनन ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस अपॉन पुटिंग लाइट ओवर इट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज का इमिशन हुआ, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हुआ, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज का इमिशन हुआ बाय द हेल्प ऑफ लाइट, बाय द हेल्प ऑफ फोटो, दैट्स वाई दिस वेरी फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय द हेल्प ऑफ फोटो, बाय द हेल्प ऑफ लाइट, राइट। सेकेंड वन इज योर Compton effect. What is this very Compton effect? Then we used to say कि when we put light over any material, especially you can say electron, then frequency of light changes. Then frequency of light changes. This very phenomenon of change in frequency of light is known as Compton effect, right? Then his theory is unable to explain photoelectric effect and Compton effect. His theory is also unable to explain emission. His theory is also unable to explain emission and absorption of radiation. आपने पढ़ा है कि when we put light over any metallic surface, then that very metallic surface absorbs light. That very material body absorbs light, and after some time it emits radiation, it emits light. But his theory is कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, ही थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन। इट मीन दैट अगेन देयर इज सम ड्रॉबैक ऑफ मैक्सवेल्स थ्योरी, राइट। तो जब इनकी भी थ्योरी का कुछ शॉर्टकमिंग आया, कुछ गलतियां आई, तो फिर एक थ्योरी लेकर के एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एंड नेम ऑफ दैट वेरी साइंटिस्ट इज मिस्टर आइंस्टीन, and his theory is known as Einstein's quantum theory. According to him, light is, or light source, or you can say, as light we know that light is energy, we used to say light energy. तो उन्होंने यह कहा light is present around us, or light is available to us in the form of packet. Means light energy is available to us इन दी फॉर्म ऑफ पैकेट, राइट। और उस पैकेट का नाम दिया उन्होंने क्वांटम, उस पैकेट का नाम इन्होंने दिया क्वांटम, एंड ड्यू टू दिस वेरी रीजन ही थ्योरी इज नोन एज आइंस्टीन्स क्वांटम थ्योरी, राइट। दिस वेरी क्वांटम वर्ड इज फ्रॉम अ वर्ड क्वांटा, QUANTA, whose meaning is packet. It means that light is available to us in the form of quanta, in the form of packet, in the form of packet of energy, right? और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को इन्होंने नाम दिया फोटोन, इन्होंने नाम दिया जो है फोटोन। इट मीन दैट यू कैन से
अगर पैकेट ऑफ एनर्जी, इफ इट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, इट मीन दैट ही इज थिंकिंग दैट, और यह मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ही इज सेइंग कि दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, और अगर पैकेट है इट मीन दैट यू कैन से पार्टिकल नेचर। उन्होंने यह भी कहा दीज फोटोन्स आर मासलेस, यह जो फोटोन्स होते हैं मीन्स पैकेट ऑफ एनर्जी हैं, क्वांटा है, क्वांटम है, विच इज massless, right? One more thing about photons he has given, उन्होंने यह कहा कि as light is present around us in the form of photon, in the form of packet, which possesses some frequency also, which possesses some frequency also, and energy possessed by, and there is a relation between energy possessed by the photon and its frequency, and that very relation is E equal to h into nu. E equal to h into nu, where nu is frequency associated with the photon and E is energy of the photon, right? अब जरा ध्यान से देखेंगे, एनर्जी है, पैकेट माना, यू कैन से कहीं ना कहीं पार्टिकल माना, राइट? फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ भी होगा, इस कहीं ना कहीं वेव नेचर माना। इट मीन दैट यू कैन से यह नियर अबाउट दोनों बात को मान रहे हैं कि इट शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, राइट? ही थ्योरी एक्सप्लेन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज कॉम्पटन इफेक्ट। इनकी थ्योरी जो है दोनों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट दोनों को एक्सप्लेन कर देती है, राइट? But his theory is unable to explain interference, diffraction and polarization which are shown by light. इनकी थ्योरी जो है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, राइट? देन नाउ अगेन वी हैव नीड ऑफ अनदर थ्योरी, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट का इनकी थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया, but his theory is unable to explain interference, diffraction and polarization, and all these phenomena are shown by light. It means that कहीं ना कहीं और शॉर्टकमिंग कुछ है, राइट? अब एक जो नई थ्योरी लेकर के आ रहे हैं, the next theory is given by Mr. D. Boray, right? And theory is known as D. Boray theory. पढ़ने में लगेगा डी ब्रोगली थ्योरी, हम लोग कह देंगे, डी ब्रोगली नाम लग रहा है साइंटिस्ट का, बट रियली हिज प्रोनाउंसिएशन इज डी बोरे, राइट? डी बोरे थ्योरी। मैं भी इसको ब्रोगली थ्योरी ही कहता था, डी ब्रोगली थ्योरी, बट एक बुक में मैंने प्रोनाउंसिएशन पढ़ा कि लिखा था प्रोनाउंस्ड एज डी बोरे, राइट? देन डी ब्रोगली थ्योरी। क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ डी ब्रोगली थ्योरी? सबसे चालाक मिस्टर डी ब्रोगली हैं। इनको लगा कि कुछ साइंटिस्ट जो है, या कह दीजिए कि लाइट का जो है कुछ फेनोमेना डिफाइन हो रहा है, जो भी लाइट फेनोमेना शो कर रहा है, कुछ फेनोमेना डिफाइन हो रहा है बाय कंसिडरिंग लाइट एज वेव, और कुछ फेनोमेना डिफाइन हो रहा है बाय कंसिडरिंग लाइट एज पार्टिकल। बहुत ही चालाक आदमी, इन्होंने कह दिया लाइट शोज बोथ नेचर, wave nature as well as particle nature. It means that he said light shows dual nature, particle nature as well as wave nature, right? वेव नेचर से इन्होंने कौन कौन फेनोमेना को डिफाइन किया? तो इन्होंने डिफाइन किया रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, डिफ्रैक्शन को एंड पोलराइजेशन को। वी हैव टू स्टडी ऑल दिस फेनोमेना इन क्लास 12th, राइट? पार्टिकल नेचर से किस किस फेनोमेना को डिफाइन किया? यह होता है देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, राइट? It means that we can say light has dual nature, right? एक और साइंटिस्ट हुए, his name was एडिंगटन। इन्होंने जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। तो इसके लिए एक नया टर्म इन्होंने दिया, वेविकल, वेव प्लस पार्टिकल, राइट? एंड नाउ
we are accepting de Broglie theory. Whole world is accepting de Broglie theory. It means that we used to say light shows dual nature, wave nature as well as particle nature. Right? Now come over next topic. Our next topic is wave front. Question is this: what do you mean by wave front? Then before coming over definition of wave front, I am giving you one example. Take example of a stone and pond. When we drop a stone in a pond, then formation of ripples takes place. Formation of ripples takes place means, and these ripples, with passage of time, these ripples propagates from the source point, propagates away from the source point. लेट अस सपोज यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर हमने स्टोन को हिट किया वाटर सरफेस पर, देन व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग कि जो है राइपल्स का फॉर्मेशन होता है, एंड विद पैसेज ऑफ टाइम राइपल्स मेरा आगे भागते जाता है, राइपल्स जो है मेरा आगे भागते जाता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, राइट, कंटिन्यूअस राइपल्स मेरा राइपल्स फॉर्मेशन होते जाता है और आगे भागते जाता है. थिंक ओवर वन मोर थिंग, जब राइपल का फॉर्मेशन होता है देन वी यूज टू से प्रोपगेशन ऑफ वेव इज टेकिंग प्लेस. हम लोग यह कहते हैं कि वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, ट्रांसवर्स वेव का प्रोपगेशन हो रहा है, एंड और सोर्स ऑफ वेव इज सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेव इज एट दिस पॉइंट द पॉइंट एट विच वी हैव थ्रोन दी स्टोन, राइट. तो वाटर अप एंड डाउन मोशन करते हुए आगे बढ़ता है, मीन्स अप एंड डाउन मोशन विजिबल होता है. तो जो अप मोशन होता है दैट वेरी अप मोशन इज नोन एज क्रस्ट, वेयर एज डाउन मोशन इज नोन एज ट्रफ. यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट क्रस्ट एंड ट्रफ इन क्लास 9 as well as 11 in detail, right. At the position of crust, all particles at the position of crust, all particles are maximum displacement from mean position in upward direction, whereas at the position of trough all particles are at maximum distance but in downward direction, right. It means that कहीं ना कहीं जरा ध्यान लगा करके सोचो बाबू, तो यह क्रस्ट है और जो ट्रफ है यू आर वी कैन से दे आर शोइंग अ स्टेटस ऑफ द पार्टिकल, a status of motion of the particle. Particle है कहाँ? Then we can say at the position of crust, particle is in upward direction from mean position and maximum upward direction, maximum upward position from mean position. और ट्रफ वाला जो है maximum displacement कवर किया है from mean position but in downward direction. Think over वन क्रस्ट. इस क्रस्ट के बारे में सोचो, जो यहाँ क्रस्ट बन रहा है इस पर सोचो, राइट. वेव यहाँ से चलते चलते गया है, जितना दूर इधर जाने में लगा होगा उतना ही दूर इधर आने में लगा होगा, उतना ही दूर इधर आने में लगा होगा, इतना ही दूर इधर आने लगा होगा. हेयर इज क्रस्ट, हेयर इज क्रस्ट, हेयर इज क्रस्ट, हेयर इज क्रस्ट, एट ऑल पोजिशन देयर इज क्रस्ट. इट मीन दैट अगर पूछा जाए क्रस्ट पर जो पार्टिकल है उसका स्टेटस ऑफ मोशन क्या है, then we can say they are at maximum displacement from mean position in upward direction. It means that a state of motion जो है वह mean position से maximum displacement पर है upward direction में. और इस स्टेटस ऑफ मोशन को बताने के लिए हमने क्लास 11th में एक नया टर्म पढ़ा था, फेज. फेज गिव्स अस अ स्टेटस ऑफ मोशन, फेज गिव्स अस अ स्टेट ऑफ मोशन. पार्टिकल का क्या स्टेटस है अपने मीन पोजीशन से कहाँ पर है, राइट. देन कैन बी से एट द पोजीशन ऑफ क्रस्ट ऑल पार्टिकल्स आर इन सेम फेज, और पार्टिकल्स आर इन सेम स्टेटस ऑफ मोशन और नॉट. कर सकते हैं. इट मीन दैट वी कैन से दिस इज द लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स. This is the locus of all those particles. This is the locus of all those particles having same phase.
and locus of all those particles having same phase is known as wave front, is known as wave front, and we used to see it is locus of all such particles of the medium which are vibrating in the same phase at any instant, एट एनी इंस्टेंट मीन्स वेव फ्रंट क्या होता है, तो वेव फ्रंट तब प्रोड्यूस होता है जब वेव प्रोपागेट करता है। और यह क्या है, वेव फ्रंट जो होता है रियली इट इज लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स, वैसे ऐसे पार्टिकल का लोकस है जो कि सेम फेज में हो, राइट। वंस अगेन सी एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, अगर वेव तुम्हारा क्रस्ट यहाँ पर पहुँचा है तो वी कैन से कि यह जो क्रस्ट है इसके हर एक पार्टिकल का स्टेट ऑफ मोशन और स्टेटस ऑफ मोशन फेज सेम है। इट मीन दैट यह जो मेरा एक कर्व बन रहा है, यह जो मेरा एक कर्व बन रहा है, इट इज अ वेव फ्रंट, राइट, इट इज अ वेव फ्रंट। फिर जो है यहाँ पर अगर क्रस्ट पहुँचता है तो इसके भी सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे और नॉट। अगर ये ट्रफ बीच वाला लेते हो तो इसके भी सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। कोई बीच वाला भी पोजीशन लोगे तो उसके भी सारे पार्टिकल सेम फेज में होंगे। इट मीन दैट विल बी आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेव फ्रंट, राइट। A wave front is a surface of constant phase। वेव फ्रंट जो है एक सरफेस है जिसका कि फेज जो है कांस्टेंट है, राइट। देन जरा सा वंस अगेन कम ओवर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज हेयर यू हैव पुट योर स्टोन इन द पॉन्ड। राइपल का फॉर्मेशन हो गया, राइपल का फॉर्मेशन, राइपल दूर भागते चला जा रहा है, मीन्स वेव इज प्रोपगेटिंग अवे फ्रॉम द सोर्स, राइट। देन यू टेल मी कि अगर अभी तुम्हारा क्रस्ट यहाँ था, राइट, ऐसा महसूस होता है जैसे लगता है राइपल आगे भागता जा रहा है। रियली व्हाट हैपन्स, राइपल अपने ही पोजीशन पर ऑसिलेट करता है, बट व्हाट वी ऑब्जर्व कि यह राइपल आगे प्रोपगेट कर रहा है, मीन्स हमने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है उस डिस्टर्बेंस को ही हम लोग इस दैट इज विजिबल टू अस इन द फॉर्म ऑफ राइपल, और यही मेरा वेव कहलाता है। एंड वी यूज टू से आवर वेव इज प्रोपगेटिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सोर्स। तो किस स्पीड से वह वेव प्रोपगेट कर रहा है, राइट। तो अगर तुम्हारा जो है अभी राइपल यहाँ था, आफ्टर सम टाइम इट इज रीचिंग हेयर, इट मीन दैट यू कैन से वह जो फेज यहाँ था अब फेज यहाँ पहुँच गया है। इट मीन दैट यहाँ से यहाँ जाने में जितना देर लगेगा वो डिस्टेंस बाय टाइम विल बी स्पीड, किसका स्पीड, फेज का स्पीड। फेज यहाँ से चल के यहाँ तक आया है, देन वी यूज टू से द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स। व्हाट वी विल से कि यहाँ जो वेव फ्रंट था वो यहाँ आ गया है, इट मीन दैट वी यूज टू से द स्पीड विथ विच वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड्स फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड फेज स्पीड, is called phase speed, right? Now come over different types of, or you can say come over our another examples of wavefront, right? Then let us suppose, अब इमेजिन कीजिए जरा सा जो है आप राइपल फॉर्म कराया आपने वाटर के सरफेस पर, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिए कि आपने राइपल जिस तरह से आप बने हुए स्टोन से हिट किया तो अवे फ्रॉम वाटर सरफेस पर हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि पानी के अंदर, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो जरा समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, पानी के अंदर जो है आप जो है एक स्टोन जो है हिट कराइए, या नहीं तो एक बम्बार्ड कीजिए, राइट, एक बम्बार्ड कीजिए जो है किसी चीज़ का, देन व्हाट विल हैपन, जो आपने हलचल प्रोड्यूस किया उसके चलते यू कैन से, अगर इमेजिन करो राइपल फॉर्म कर रहा है तो राइपल सभी डायरेक्शन में वाटर में भागेगा, राइट। तो जो क्रस्ट जो है कहीं जो है सोर्स से जो क्रस्ट एक डायरेक्शन में पहुंचेगा दूसरे डायरेक्शन में भी, ऊपर भी, नीचे भी, बाएं भी, दाएं, हर एक डायरेक्शन में पहुंचेगा, राइट। तो जो एक जगह से सोर्स से पास चल करके क्रस्ट कुछ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जहाँ पहुँचेगा, तो अगर उन सभी पॉइंट को तो मिलाओगे जिसका कि सेम फेज है, देन वी विल गेट अ स्फीयर और नॉट,
we will get a spherical surface or not. That's why we used to say wavefront is a surface having constant phase. तो वहाँ पर जो wavefront मिलेगा that will be a spherical in shape. That's why that very wavefront is known as a spherical wavefront, right? It means that spherical wavefronts are spherical in shape. तो यह कैसे प्रोड्यूस होगा? वेन यह प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, यह जो प्रोड्यूस होगा फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। अब इसका एग्जांपल मैं लाइट के लिए लेकर के चल रहा हूँ। लेट अस सपोज यू हैव ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो जैसे ही आप बल्ब ऑन करेंगे यह जो लाइट इमिट करेगा इन ईच एंड एवरी डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ईस्ट, वेस्ट, हर एक डायरेक्शन में जो है यह लाइट प्रोड्यूस करेगा, राइट। तो इमेजिन कीजिए कि जो लाइट जो है एक सोर्स से चला है, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम जो कोई लाइट जो ईस्ट की तरफ जितना गया होगा उसका जो फेज होगा, जिसमें कोई अगर शुरू में जब लाइट प्रोड्यूस हुआ होगा तो अगर इमेजिन कीजिए कि अगर क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, अगर आप इमेजिन करेंगे कि क्रस्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, अगर इधर क्रस्ट इतना दूर में आया है तो उतना ही दूर पर इधर भी आएगा, इतना ही इधर आएगा, इधर भी इतना ही आएगा, सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, देन वी विल गेट ए स्फीयर or not having same phase. That's why we used to say spherical wavefronts are produced from a point source, right? Here we have to study about types of wavefronts. First one is your spherical wavefront, which is produced from a point source of light. Second one is your cylindrical wavefront. यह जो cylindrical wavefront होता है, these are in the shape of cylinder. यह सिलेंडर के शेप में होता है, सिलेंड्रिकल इन शेप, एंड इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ लाइन सोर्स ऑफ लाइट। अगर पॉइंट सोर्स था तो ऐसे प्रोड्यूस हुआ, स्फेरिकल प्रोड्यूस हुआ, लेकिन जब लाइन सोर्स ऑफ लाइट रहेगा तो क्या होगा, यहाँ से लाइट जितना इधर भागेगा उतना ही इधर, इतना ही टॉप उधर बॉटम, मीन्स ऐसे, मीन्स ऐसे, मीन्स ऐसे। इट मीन दैट व्हेन यू विल ज्वाइन ऑल दीज सर्फेसेस देन वी विल गेट अ स्फीयर और नॉट, we will get a cylinder or not. That's why we used to say cylindrical wavefronts are cylindrical in shape, which are produced from a line source of light or linear source of light, right? Now see these figures. This is the example of a spherical wavefront. Let us suppose your source is here. आपका क्रस्ट जो अभी प्रोड्यूस हुआ हुआ इधर इतना दूर चला है तो इतना दूर इधर चलेगा, उतना ही दूर इधर भी चलेगा, उतना ही दूर इधर भी चलेगा। इट मीन दैट जो यहाँ का पॉइंट का लोकस होगा वही यहाँ का होगा, वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का, वही यहाँ का। एंड व्हेन यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स देन यू विल गेट अ स्फीयर और नॉट, you will get a sphere, and the points which will lie on this very sphere they will have same phase. इट मीन दैट अब इन सभी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक स्फीयर मिलेगा जिसका कि सेम फेज होगा। दैट व्हाट वी शुड से ऑल दीज पार्टिकल्स हैव सेम फेज एंड लोकस ऑफ ऑल दोज पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। सो इट विल बी अ वेव फ्रंट और नॉट विच इज स्फेरिकल इन शेप। वही क्रस्ट फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, विच ऑल विल हैव सेम फेज। जितनी देर में यहाँ, उतनी देर में यहाँ, उतनी देर में यहाँ, उतनी देर में यहाँ, उतनी देर में यहाँ। तो जो क्रस्ट का फेज यहाँ होगा वही यहाँ होगा, वही यहाँ होगा, वही यहाँ, वही यहाँ, मीन्स ऑल दीज पार्टिकल्स विल हैव सेम फेज। देन व्हेन यू विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स देन यू विल गेट अ सरफेस विच विल बी अ वेव फ्रंट, राइट, विच विल बी अ वेव फ्रंट। तो अब जरा सा देखिए तो your wave front, it means that here wave front will be spherical in shape. But now you tell me along which direction your wave is propagating. Then what we should say, our wave will is propagating perpendicular to the direction of perpendicular to the wave front. वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है, राइट, सही। इट मीन दैट transmission of wave energy always takes place perpendicular to the direction of the wave front, right? Second come over
cylindrical wave front, let us suppose you have a linear source of light, right? अब यहाँ से जो लाइट चला है वो let us suppose आफ्टर टाइम t यहाँ पहुँच गया है, तो इतना ही इधर पहुँचेगा, इतना इधर पहुँचेगा, इतना इधर पहुँचेगा. It means that all these particles will have same phase. Then when you will join, then you will get a circle. उसका नीचे वाला तो यह भी तो जितना दूर में यहाँ से चला है उतना दूर में इतना दूर चलेगा, इसके भी वही फेज होंगे, इसके भी वही फेज होंगे, इसके भी वही फेज होंगे. एंड व्हेन यू विल ज्वाइन ऑल दिस, देन वी विल गेट अ cylindrical wave front. It means that a cylindrical wave front is produced from a line source of light, right? And third one is your question is this: what will be direction of ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी, व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव. तो अगर यह वेव फ्रंट या सरफेस वेव फ्रंट बन रहा है तो वेव किधर भाग रहा होगा? परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. और जिधर वेव भागेगा वेव एनर्जी उधर ही भागेगा. इट मीन दैट ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी ऑलवेज टेक्स प्लेस परपेंडिकुलर टू दी वेव, राइट? अब इमेजिन करो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है या सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है. विद पैसेज ऑफ टाइम और बड़ा होता जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा. एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, राइट? देन यू टेल मी, अगर इसका एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, अगर एक बहुत बड़ा स्फेयर बनते जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत वेन रेडियस ऑफ द स्फेयर विल बिकम वेरी वेरी लार्ज, तो उसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे, देन उसका छोटा सा पार्ट विल बी दिस और नॉट, विल बी दिस. एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव विल बी परपेंडिकुलर टू इट, एज इट इज ए पार्ट ऑफ अ वेव फ्रंट which is in the shape of plane. That's why this very wave front is known as plane wave front. In case of cylindrical wave front also, when radius will become very very large, when wave front will become very very big, तो उसका जब छोटा सा पार्ट लेंगे, when you will take a small part, then that will be of this shape, then that will be of this shape. इस shape का होगा. It means that it will be in the shape of plane, and direction of propagation of light will be perpendicular to the wave front. It means that it is your plane wave front. It means that a plane wave front is in the shape of plane, and direction of propagation of wave, direction of propagation of energy always takes place perpendicular to the wave, right? Then question is this: what should be definition of plane wave front? Then we can say wave front in the shape of plane surface, or wave front in the shape of plane surface is known as plane wave front, which is produced from a spherical wave front or cylindrical wave front. Means the plane wave front is a special case of cylindrical wave front and a spherical wave front. When what will be that very special case? When radius of the sphere, when radius of the cylinder will be very very large. When source of the spherical or cylindrical wave front is very very far, then a small part of the wave front appears in the shape of plane, which is known as plane wave front, right? Okay.